नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से कहानीपीडिया के इस नए एपिसोड में। और आप सुन रहे सम्राट अशोक के जीवन से जुड़ी हुई महान कहानियाँ। इस कहानी के आखिरी एपिसोड में हम सुन रहे हैं सम्राट अशोक की महानता। तो चैनल पर बने रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लोगों तक शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सम्राट अशोक के बारे में जानकारी मिल सके। तो सम्राट अशोक कई दृष्टियों में अद्भुत प्रतिभाशाली, संसार के इतिहास में महान से महान असाधारण पुरुषों में से एक थे। साथ ही एक महान विजेता, निर्माता, राजनीति विशारद, शासक, धर्मप्रिय, समाज सुधारक, दार्शनिक, कारुणिक, दूरदृष्टा, पशु प्रेमी, पर्यावरण हितैषी और संत पुरुष थे। संसार की आध्यात्मिक विजय के लिए उन्होंने जिस मिशन अथवा प्रचार मंडल का संगठन किया था, उसने भारत देश के एक छोटे से धर्म को संसार के व्यापक पटल पर पहुंचाकर एक महान धर्म के रूप में परिवर्तित करने का महती काम किया था। उसने सैनिक विजय का त्याग किसी पराजय के पश्चात नहीं, बल्कि कलिंग के शक्तिशाली लोगों पर एक ऐतिहासिक व कालजयी विजय पाने के बाद किया था। और एक बड़े शक्तिशाली साम्राज्य के अटूट साधनों से संपन्न होते हुए भी उसने पड़ोसी राज्यों के साथ सहनशीलता की नीति का अनुसरण किया। उसमें असाधारण तेजस्विता, योग्यता, उत्साह और संगठन शक्ति के सम्मिलित गुण विद्यमान थे। और जितनी उनमें उदारता और धैर्य की मात्रा थी, उतनी ही उनमें उद्देश्य के लिए सच्चाई भी थी। अशोक की धार्मिकता और बिना जात पात और सांप्रदायिक भेदभाव के अपनी प्रजा के साथ उदारता और निष्पक्षता का व्यवहार कई पीढ़ियों तक भारत के बाद धार्मिक राजाओं के सामने भी आदर्श बना रहा, उन पर अच्छा प्रभाव डालता रहा। परंतु अशोक के पहले जो बड़े बड़े साम्राज्य निर्माता हुए, उनकी बदौलत मगध दक्षिणी बिहार के एक छोटे से राज्य से बढ़कर एक महान साम्राज्य हो गया, जिसमें भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान के अधिकतर भाग सम्मिलित थे। वे अशोक की इस नीति को कभी पसंद नहीं करते थे, जिसका अनुसरण करके सम्राट अशोक ने अपने राज कर्मचारियों को धर्म प्रचारक बना दिया। सैनिक अभ्यासों और विजयों को त्याग कर कलहकारी और उपद्रवी जातियों को, विशेषकर पश्चिमोत्तर सीमावर्ती जातियों को धर्म प्रचारकों की देखभाल में छोड़ दिया तथा साम्राज्य की समस्त साधनों को परोपकार, दान तथा धार्मिक प्रचार में लगा दिया। ये लोग अशोक की इस नीति को कभी भी एक व्यवहार कुशल राजनीतिज्ञ की बुद्धिमत्ता न समझते और एक आदर्शवादी का स्वप्न कहकर इसकी उपेक्षा करते। सम्राट अशोक की उदारता, करुणा और प्रजा के दुखों के प्रति संवेदनशील होने का एक वृत्तांत देखिए। प्रियदर्शी सम्राट अशोक का जन्मदिन था। सभी प्रांतों के शासक क्षत्रप उपस्थित हुए थे। सम्राट ने घोषणा की थी कि सर्वश्रेष्ठ प्रांतीय शासक को इस वर्ष पुरस्कृत किया जाएगा। राजसभा में जब सम्राट अशोक सिंहासन पर आसीन हो गए तो प्रांतीय शासकों ने अपना कार्य अनुभव सुनाना प्रारंभ किया। उत्तर सीमांत में के शासक ने 3 गुनी आय की थी। दक्षिण के शासक ने राजकोष में प्रतिवर्ष की अपेक्षा दुगना स्वर्ण अर्पित किया था। प्रांतीय प्रदेश के शासक ने अपने प्रांत के उपद्रवी तत्वों को कुचल डाला था। एक अन्य प्रांताधिपति ने प्रजा से भी अधिक लिया था, कर अधिक लिया था, सेवकों का व्यय कम किया था और राजकीय आय के दूसरे कई स्रोत ढूंढ निकाले थे। ये सब अपनी शासन कुशलता का परिचय देकर सम्राट से पुरस्कृत होने की आशा कर रहे थे। सबसे अंत में मगध प्रांतीय शासक उठे। उन्होंने निवेदन किया कि मेरे प्रांत ने प्रतिवर्ष की अपेक्षा आधे से कम ही धन राजकीय कोष में दिया है, क्योंकि प्रजा का कर कम कर दिया गया है और राज सेवकों की सुविधाएं कुछ बढ़ाई गई हैं। प्रांत में उपयुक्त स्थलों पर कुएं और धर्मशालाएं बनवाई गई। रोगियों के लिए चिकित्सालय तथा बालकों के लिए शिक्षा के लिए पाठशालाएं भी अनेक स्थलों पर खोली गई। इस वर्ष का सर्वश्रेष्ठ शासक होने का पुरस्कार मगध के प्रांतीय प्रशासक का गौरव बढ़ाएगा। यह विवरण सुनकर सम्राट ने घोषणा की कि उन्होंने आगे आदेश दिया सब प्रांतीय प्रशासक उनसे प्रेरणा ग्रहण करें। अशोक को प्रजा का शोषण करके प्राप्त होने वाली स्वर्ण राशि नहीं चाहिए। प्रजा के शूरों की उचित बातें सुने बिना उनका दमन करने की मैं निंदा करता हूँ। प्रजा को सुख सुविधाएं दी जाए, ये मेरी इच्छा है।
वास्तव में सम्राट अशोक का शक्तिशाली हाथ हट जाने के बाद उसके उत्तराधिकारियों में वैसा सामर्थ्य व सूझबूझ का अभाव होने के कारण उसके विरोधी धीरे धीरे अपनी चाल में सफल होते रहे। उनका साम्राज्य छिन्न भिन्न होने लगा तथा दूर दराज के प्रांतों में भी धीरे धीरे स्वाधीन राज्य की मांग प्रबल होने लगी, जिन्हें वे रोक न सके। परंतु इससे यह सिद्ध होता है कि सम्राट अशोक की शांतिपूर्ण नीति संसार को दुख और कलह से मुक्ति करने के लिए भगवान बुद्ध के प्रयत्नों के समान बिल्कुल सफल रही। 20वीं शताब्दी के संसार व्यापी 2 महायुद्धों ने संभवतः यह स्पष्ट कर दिया कि अशोक शस्त्र द्वारा देशों की विजय की निंदा करने तथा मनुष्यों के हृदय की प्रेम द्वारा विजय की प्रशंसा करने में बिल्कुल सही रास्ते पे थे। वो एक ऐसे संसार का स्वप्न देखता था जिसमें सब लोग एक ही परिवार के सदस्यों के समान मेलजोल के साथ रहें। संभव है वह स्वप्न का पूरा होना भी दूर की बात है, परंतु ऐसा प्रतीत होता है कि लोग जल्दी ही उसकी कल्याणकारी विचारधाराओं के निकट आ रहे हैं। आज संसार भर में निशस्त्रीकरण की प्रबल मांग को देखते हुए लगता है कि सम्राट अशोक की शांति का मार्ग हर दृष्टि से उचित था। इस प्रकार से इस कहानी का आखिरी पड़ाव यहाँ पर समाप्त होता है और जल्द ही हम अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ आप लोगों तक प्रस्तुत होंगे। वो क्या होगी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। जो भी कहानी आपको पसंद है आप हमें कमेंट में बताएं, उन कहानियों को भी हम जल्द लेकर के आएंगे। तो चैनल पर बने रहिए और कहानीपीडिया पे नई नई कहानियों को आप रसास्वादन करते रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में जल्द ही, तब तक के लिए धन्यवाद। अलविदा।